हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूँ सीए शिल्पी सोनी और हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके फाउंडेशन के पेपर नंबर 2 का पार्ट बी, दैट इज़ बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। हम यहाँ पर पेपर 2 पार्ट बी, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BCR कहते हैं, ये सब्जेक्ट हमें 40 मार्क्स के लिए पढ़ना है। हमारे पास सीए फाउंडेशन में पेपर नंबर 2 दैट इज बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग नाम का एक सब्जेक्ट है, जिसमें हमारा दूसरा हिस्सा है BCR दैट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये जो सब्जेक्ट है वो अभी नया ऐड किया गया है सीए फाउंडेशन के साथ, इस इंटेंशन से क्योंकि जब भी सीए इंस्टीट्यूट अपना आगे का भी रिजल्ट देखता था या आगे आफ्टर सीए भी जो चीज़ें उनको सामने आती थी वो ये होती थी कि द स्टूडेंट्स लैक द राइटिंग स्किल्स और द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव दैट कम्युनिकेशन स्किल जो उनको एक प्रोफेशनल लेवल पे होना चाहिए। तो इस सब्जेक्ट में जो सबसे अच्छी बात है, आपको जिस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इसे पढ़ना है, वो ये है कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी राइटिंग स्किल्स को और पहले से बेहतर करना है, जिससे जब मैं एक प्रोफेशनल हो जाऊं तो मैं अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकूं थ्रू माय communication skills, through my writing skills and everything which is required to be a good professional। ठीक है, हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स बेसिकली फेल होते हैं या कम मार्क्स आते हैं उनके उन पेपर्स में जहां उन्हें लिखना होता है, बिकॉज दे लैक सम ऑफ द ग्रामर्स और उनका लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, सेंटेंस फॉर्म नहीं होता, इस तरीके से कई सारी चीज़ें उनको परेशानी होती है। इसी के लिए हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने करिकुलम में एक सब्जेक्ट ऐड किया है दैट इज़ बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है। इसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपको आंसर सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखने होंगे। दैट इज़ आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ आंसर्स लिखना होगा। ठीक है, एंड दिस इज़ बेसिकली अ प्योर राइटिंग बेस्ड सब्जेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे लिख के उतना ज़्यादा बेहतर आपको होगा, और इसी में नहीं बाकी के सारे सब्जेक्ट्स में भी आपको उतनी ही हेल्प मिलेगी जितनी आपको इस पेपर को अच्छा स्कोर करने में होगी। अब थोड़ा सा फटाफट से एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन इस सब्जेक्ट का ले लेते हैं। इस सब्जेक्ट दैट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग हैज़ 13 चैप्टर्स, 13 चैप्टर्स हैं, जिनको अगर बेसिकली देखा जाए they have 13 chapters, जिनको अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो मुझे मिलेंगे चार हिस्से। इन 13 चैप्टर्स को उन्होंने 4 मेजर पॉइंट्स में बांटने की कोशिश की है, जिसमें सबसे पहला हिस्सा है कम्युनिकेशन, सेकंड इज grammar, third is writing skills and fourth is यहाँ पर जो प्रोफेशनल लेटर्स, रेज्यूमे, मीटिंग्स, मिनट्स फॉर मीटिंग्स, देयर आर मिनट्स, ये सारा कुछ हमें पढ़ना है। 40 नंबर का ये सब्जेक्ट है, जिसमें अराउंड 5 मार्क्स, अराउंड, देखिए अराउंड कहने का मतलब होता है कि ये 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, इट्स अराउंड 5 मार्क्स। आपका जो ये वाला पोर्शन है दिस इज बेसिकली ऑफ 15 मार्क्स। यहाँ पर राइटिंग स्किल्स में आपका एक होता है नोट मेकिंग और पैसेज राइटिंग, ये वाला 10 मार्क्स अराउंड इसकी वेटेज है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास अराउंड 30 मार्क्स का पेपर हमें दिख रहा है, एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज फ्रॉम द ग्रामर। ग्रामर वही है जो आपने स्कूल में देखा है, दैट इज द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, स्पीच एंड सम
प्रिपोजिशंस, वर्ब के बारे में, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर 13 चैप्टर हैं जिनको 4 हिस्सों में बांटा गया है, दैट इज कम्युनिकेशन, ग्रामर, बेसिक राइटिंग स्किल्स एंड सम ऑफ द फॉर्मल लेटर राइटिंग्स, रेज्यूमे राइटिंग्स, रिपोर्ट राइटिंग्स, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कंपल्सरी आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कंपल्सरी क्वेश्चन होता है और जिसमें बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप उसको ऑप्शंस के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इज कंपल्सरी, बाकी के क्वेश्चन आपको ऑप्शंस में दिखाई देते हैं। तो ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस सब्जेक्ट का, जिसको आपने ये ध्यान में रख के पढ़ना है कि ये मुझे अपने फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करने वाला है फॉर पासिंग द एग्ज़ाम्स, फॉर इम्प्रूविंग माई स्किल्स, और आगे चल के जब मैं एक प्रोफेशनल हो जाऊंगा तब भी मुझे ये सारी चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, तो कम ऑन देन लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट दैट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1, that is communication. Communication. Now we'll start with chapter number 1, that is communication. ये एक ऐसा टर्म है जिसको हम शायद कई साल से, कई समय से सुनते आ रहे हैं कि मुझे एक अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहिए, या इसने मुझे कम्युनिकेट किया है। आपको अपने फैमिली मेम्बर से प्रॉपर कम्युनिकेट करना चाहिए, अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन है क्या? आज मैं आपसे कोई बात कह रही हूँ, वो भी कम्युनिकेशन है। आपने अपने घर पे कहा मुझे भिंडी की सब्जी पसंद नहीं है, वो भी कम्युनिकेशन है। आपके पापा ने आपको कोई बात बताई, वो भी कम्युनिकेशन है। हमारे प्रधानमंत्री टीवी में आके कहते हैं कि अब देश में लॉकडाउन हो जाएगा, वो भी कम्युनिकेशन है। लेकिन क्या केवल एक बात कह देना कि मुझे भिंडी की सब्जी पसंद नहीं है, क्या ये अपने आप में एक कम्युनिकेशन हो गया? क्या अगर हमारे प्रधानमंत्री हमें आके कहते हैं कि कल से देश में लॉकडाउन हो जाएगा, तो क्या वो उतना ही कहना कम्युनिकेशन हो गया? अगर मैं इन चीज़ों को देखूं तो मुझे समझ में आता है कि कम्युनिकेशन में हम कहीं ना कहीं अपनी बात आप तक रख रहे हैं, चाहे वो आप हो चाहे कोई और। लेकिन जब भी हम कोई बात किसी के सामने रखते हैं तब वो कहलाता है कम्युनिकेशन। इसका मतलब आपके मन में कोई विचार आए, आपके मन में कोई बात आई, आपके मन में कोई आइडियाज़ आए, आपने वो किसी के सामने रखा, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। अगर मैं बात करूं इस शब्द कम्युनिकेशन की, तो ये कम्युनिकेशन आया शब्द कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर एक लैटिन वर्ड है, दैट इज़ अ सदर्न अमेरिकन वर्ड, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू शेयर। शेयर करने का मतलब लोगों के साथ बांटना। तो क्या बांटना है? खाने की चीज़ बांटनी है, कोई सामान बांटना है, कोई यहाँ पे कोई चीज़ रखी है उसको बांटना है? नहीं, हमें बांटना है अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने बिलीव्स, अपने इमोशंस। अगर हम किसी के साथ अपने आइडियाज़, अपने इमोशन, अपना बिलीफ बांटते हैं तब वो कहलाता है कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि क्या केवल मम्मी से कह देना कि मुझे ये खाना पसंद नहीं है, क्या ये कम्युनिकेशन हो गया? नहीं। कम्युनिकेशन कभी भी एक सिंगल एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं हो सकता। इसका मतलब मैंने आपसे कुछ कहा और मुझे ये भी तक नहीं पता कि आपने मेरी बात सुनी या नहीं सुनी, आपने मेरी बात उसी ढंग से सुनी या नहीं सुनी जैसी सुननी चाहिए थी, क्या आपने वही समझा जो मैं आपको समझाना चाहती थी। यहाँ पर इन चीज़ों से ये बात समझ में आती है कि कम्युनिकेशन कभी भी एक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता। इसीलिए हमने यहाँ पर इसको लिखा है अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज।
प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें कई सारी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज लगाई जाती हैं, एक एक के बाद एक के बाद एक, उसके बाद फिर कुछ और, तब वो जाके एक कंप्लीट प्रोसेस बनता है। इसका मतलब जब भी अगर अब हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो हमें ये बात माइंड में आनी चाहिए, नंबर 1 कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है लोगों के साथ बांटना। दूसरी बात, क्या बांटना? अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने बिलीफ, अपने मैसेजेस, कोई भी चीज़ अगर हम इन तरीके से बांटते हैं तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन ये भी बात मुझे बार बार ध्यान रखनी है कि कम्युनिकेशन कैन नेवर बी डिपेंडेंट अपॉन अ सिंगल एक्टिविटी। कम्युनिकेशन कभी भी एक सिंगल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने इसको यहाँ पर एक शब्द दिया है, देखिए, प्रोसेस। प्रोसेस प्रोसेस क्यों कहा है? बिकॉज प्रोसेस इन्वॉल्व्स सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। कई सारे सीक्वेंस हैं जिसके बारे में हम अभी डिटेल में आगे जाएंगे। मेरे ध्यान से ये बात हमें यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। 2 पॉइंट्स बहुत ध्यान से याद रखने हैं। पहला, कम्युनिकेशन इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर एंड विच मीन्स टू शेयर। व्हाट? To share the ideas, information, thoughts, beliefs and emotions, ठीक है, through a process of exchange। यहाँ पे process क्या है उसको हम आगे देखेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहली बात हुई communication means to share, and now लेट्स गो डीप इनटू द कम्युनिकेशन। अब उस कम्युनिकेशन के थोड़ा सा डीपर जाते हैं और बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की कि क्यों हमने ये बात कही कि कम्युनिकेशन केवल एक सिंगल एक्टिविटी पे बेस्ड नहीं है, ये एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ है जो इकट्ठे मिला के हमें कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ, यहाँ पर 2 पार्टीज होती हैं। एक पार्टी होती है सेंडर और दूसरी पार्टी होती है रिसीवर। एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, जिसको कम्युनिकेटर या और कम्युनिकेटी भी कह सकते हैं। सेंडर और रिसीवर। सेंडर इज वन हु सेंड्स और शेयर द मैसेज, आइडिया, बिलीफ, इमोशन इज सेंडर। और जो उस चीज को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, दैट इज नोन एज रिसीवर। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, बिकॉज द स्टेप्स कैन बी सो मोनोटोनस और बोरिंग। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के साथ मान लेते हैं कि आपको अपने फ्रेंड से एक बात कहनी है, और वो बात ये कहनी है कि क्या कल तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? क्या तुम मेरे साथ कल मूवी देखने चलोगे? ये बात आपको उसको कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो नंबर वन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद द पर्पस। अब आपको पता है कि आपको उससे क्या बात करनी है। सबसे पहला, आपको उसको पता है कि आपको उससे क्या बात करनी है। आपके पास एक पर्पस है। क्या पर्पस है? कि मुझे उसको बताना है या उससे पूछना है कि क्या तुम मेरे साथ कल मूवी देखने चलोगे। ये मेरा पर्पस है कि मुझे उससे ये क्वेश्चन करना है कि क्या वो कल मेरे साथ मूवी देखने चलेगा। दूसरा, अगर मेरे पास एक पर्पस है तो अब मुझे इस पर्पस को मैसेज के रूप में उस तक पहुंचाना है। अब यहाँ तो हमने खैर एग्जाम्पल में ही पहले ले लिया कि वो मेरा दोस्त है, वरना हमें ये बातें देखनी होती हैं कि क्या जिससे हम बात करने वाले हैं वो व्यक्ति हमसे बड़ा है,
हमसे छोटा है या हमसे बराबर का है, उसी पर्सपेक्टिव से आप अपना मैसेज ड्राफ्ट करते हैं। दैट इज, अगर वो व्यक्ति जिससे आप बात करने जा रहे हैं वो आपसे उम्र में बड़ा है तो आप उसको थोड़ा इज्जत से मैसेज लिखेंगे। अगर वो व्यक्ति आपसे छोटा है तो आप उससे थोड़ा कैजुअल भी मैसेज लिख सकते हैं। और अगर वो आपके बराबर का है या आपका दोस्त है तो आपका जो कंटेंट है दैट कैन बी डिफरेंट, आप उसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं या जैसी मर्जी चाहे थोड़ी सी फॉल्स लैंग्वेज भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगर तो यहाँ पर सबसे पहली बात हुई पर्पस। हमारे पास पर्पस है कि मुझे अपने दोस्त से ये बात पूछनी है। दूसरा, अब मुझे उस पर्पस को मैसेज में ड्राफ्ट करना है। मुझे ये देखना है कि जो बात मैंने दिमाग में सोची हुई है वो किस ढंग से लिखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि वो हमारा दोस्त है तो हम कैसे भी नॉर्मल कैजुअल अब्यूजिव लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हैं, यार कल तू चलेगा क्या मेरे साथ, ये भी चलेगा। ठीक है, तीसरा, नाउ कम्स कि ये जो मैसेज है वो उस तक कैसे पहुंचाया जाए। दैट इज, क्या मैं उसको कॉल कर लूं, क्या मैं उसको व्हाट्सएप मैसेज भेजूं, क्या मैं उसको ईमेल करूं, क्या मैं उसको एक चिट्ठी लिख दूं कि क्या कल तुम मेरे साथ चलोगे। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि इस मैसेज की अर्जेंसी क्या है। हम पूछ रहे हैं क्या तुम कल मेरे साथ मूवी देखने चलोगे, तो अगर मैंने उसको चिट्ठी लिखी हो सकता है उसके पास 5 दिन बाद पहुंचे और मेरा पर्पस ही डिफीट हो जाए। अगर मैंने उसको ईमेल किया तो हो सकता है कि वो एक आध दिन ना देखे या देख भी ले। अगर मैंने उसको व्हाट्सएप मैसेज किया तो हो सकता है कि वो तुरंत पढ़ ले, हो सकता है उसका डेटा ट्रांसफ़र ऑफ हो सकता है वो नेटवर्क से कनेक्टेड ना हो। तो अब मुझे क्या चाहिए कि मैं उसे कॉल करूं जिससे मुझे उसका जवाब भी तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ पर आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि कॉल इज़ द प्रॉपर चैनल या कॉल इज़ द परफेक्ट मीडियम जिससे आपको ये मैसेज भेजना चाहिए। यहाँ पर आपको मैसेज भेजने के लिए कौन सा मीडियम चुनना है दैट डिपेंड्स अपॉन द अर्जेंसी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द मीडियम विथ सेंडर एंड रिसीवर। मैंने कहा उसका मतलब होता है कि अगर मुझे किसी मीडियम को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए अवेलेबिलिटी भी ज़रूरी है। दैट इज़, मैंने कहा कि मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज किया और हो सकता है कि आपके पास वैसे वाला फ़ोन ही ना हो जिस पे आप व्हाट्सएप मैसेज रिसीव कर सकें। तो यहाँ पर इस मीडियम ऑफ एक्सचेंज को कहते हैं दोस्त चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। दैट इज, कौन सा मीडियम, दिस इज नोन एज चैनल। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। वो कौन सा मीडियम सिलेक्ट करके सेंडर रिसीवर तक अपना मैसेज पहुंचाएगा, दैट इज नोन एज चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। अभी तक हमारे पास प्रोसेस, 3 प्रोसेस के स्टेप हो गए हैं। पहला इज पर्पस। पर्पस का मतलब होता है कि क्या बात करनी है, मुझे उससे क्या बात करनी है, दैट इज पर्पस। दूसरा, उस बात को किस ढंग से उसके सामने रखना है, दैट इज कंटेंट ऑफ द मैसेज और ड्राफ्टिंग ऑफ द मैसेज। जैसा कि मैंने बार बार आपसे कहा कि अगर कोई बड़ा है तो वैसे जवाब मैसेज लिखना होगा, बराबर का है तो चीज़ें बदल जाती हैं, और अगर वो हमसे छोटा है तो हमारी अलग ढंग से उसके साथ बातचीत होती है। उसके बाद वी हैव चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब मैंने बार बार आपसे बताया, दैट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है किस रूप में, किस ढंग से, किस साधन के द्वारा सेंडर रिसीवर को मैसेज पहुंचाएगा, दैट इज नोन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, डिसाइड हो गया पर्पस, मैसेज लिख गया, हमने डिसाइड किया कि हम उसको कॉल करेंगे। ठीक है, नाउ फोर्थ इज, अब जब हमने डिसाइड कर ही लिया है दोस्त तो फिर वो मैसेज भेज दो। रख के क्या करना है, हमने वो मैसेज भेज दिया और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हम उस मैसेज को एनकोड करते हैं।
एनकोड करने का मतलब होता है मैं अपनी तरफ से, देखिए ये एक टेक्निकल वर्ड है जिसको हम एनक्रिप्शन के रूप में भी देखते हैं। आपके लिए अभी एनकोडिंग का मतलब केवल आप इतना समझ सकते हैं कि आपने अपने रूप में उस मैसेज को बनाया और बना के उस मैसेज को आगे भेज दिया है। यहाँ पर सेंडर का पार्ट खत्म होता है, यहाँ पर सेंडर का पार्ट खत्म होता है। यहाँ देखेंगे हमारा पहला इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड इज ड्राफ्टिंग द मैसेज, थर्ड इज चैनल फॉर कम्युनिकेशन एंड फोर्थ इज सेंडिंग द मैसेज। यहाँ तक सेंडर का हिस्सा है। सेंडर ने अपना मैसेज भेज दिया है। अब वो मैसेज रिसीवर के पास पहुंचेगा। रिसीवर के पास जब वो मैसेज पहुंचेगा तब रिसीवर उस मैसेज को समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपने अपने ढंग से उस मैसेज को बना के भेजा था। अब रिसीवर उस मैसेज को तोड़ेगा, दैट इज डेसीफेरिंग का मतलब होता है चीज़ों को तोड़ना, उसको डिकोड करना एंड अंडरस्टैंडिंग। वो क्या करेगा, उस मैसेज को तोड़ेगा जो आपने उसे दिया है और उसी सेंस में समझने की कोशिश करेगा जिस सेंस में आपने उसे वो मैसेज भेजा है। इसका मतलब जैसे ही मैसेज यहाँ रिसीवर को रिसीव होता है तो रिसीवर उसे डीकोड करता है। डीकोड करने का क्या मतलब होता है? डीकोड करने का ये मतलब होता है कि जो आपने जिस सेंस में उस मैसेज को एनकोड करके वहां से भेजा था, क्या उसी सेंस में ही हम उस मैसेज को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, आपने व्हाट्सएप मैसेज किया, क्या कल तुम मेरे साथ पिक्चर देखने चलोगे? उसने वो मैसेज रीड कर लिया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या आपका पर्पस सॉल्व हुआ? क्या आपका कम्युनिकेशन पूरा हुआ? नहीं। उसे उस कम्युनिकेशन को हाँ या ना दो में से एक जवाब देके पूरा करना होगा। सो देयर कम्स फीडबैक। इसका मतलब रिसीवर मुझे बताएगा कि क्या वो मेरे साथ कल पिक्चर देखने जा सकता है, हाँ या ना। दैट कंप्लीट्स, और इसके लिए उसे भी जरूरत पड़ेगी एक चैनल की। चैनल का मतलब मैंने बार बार आपको बताया है, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या अगर उसने मुझे कॉल किया है तो मुझे कॉल में जवाब देना चाहिए, अगर उसने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज से ही उसे बताना चाहिए कि क्या मैं कल उसके साथ पिक्चर देखने जा सकता हूँ या नहीं। तो अब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसका मतलब फर्स्ट इज द पर्पस। मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों सामने वाले से अपने थॉट्स, आइडियाज, बिलीफ को शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा, जैसा रिसीवर होता है वैसा ड्राफ्टिंग ऑफ द मैसेज किया जाता है, दैट इज कंटेंट ऑफ द मैसेज। तीसरा इज डिसाइडिंग द एप्रोप्रिएट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। क्या मुझे किस मीडियम का सहारा लेके उसे उस तक पहुंचाना चाहिए, दैट इज नोन एज अ चैनल फॉर कम्युनिकेशन। फिर जब ये मीडियम डिसाइड हो जाए तब इस मैसेज को हम भेज देंगे रिसीवर के पास थ्रू एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हम मैसेजेस को अपने ढंग से एनकोड करके वहां तक भेजते हैं, दैट इज एनकोडिंग। ठीक है, फिर जब वो मैसेज रिसीवर के पास पहुंचेगा तो रिसीवर उस मैसेज को डीकोड करेगा। डीकोड करने का मतलब है उसे तोड़ के समझने की कोशिश करेगा कि आप उससे क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद वो उस समझ के अनुसार आपको जवाब देगा। दैट इज अ फीडबैक, कि क्या उसने ये बात उसी तरीके से समझी है जैसा आप उसे कहना चाहते थे, और उसके लिए भी उसे कोई ना कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज को फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। दैट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अभी तक हमने कुछ वर्ड्स देखे, लाइक नंबर 1 इज सेंडर, वो व्यक्ति जो मैसेज भेजता है।
रिसीवर, वो व्यक्ति जिसके पास मैसेज जाता है. नंबर 3 इज चैनल. चैनल इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज व्हाट्सएप, कॉल, लेटर्स, ईमेल्स. यहाँ से आप जोर से चिल्ला के कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं चैनल्स की. नंबर 4 इज फीडबैक. फीडबैक का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को कोई चीज़ मिलती है तब वो उसके रिस्पॉन्स में अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपना रिस्पॉन्स देता है. दैट इज नोन एज अ फीडबैक. उसके बाद एक शब्द होता है नॉइस. एक शब्द होता है नॉइस. नॉइस का मतलब है, मान लो मैंने आपको कॉल किया और नेटवर्क ही नहीं था. मैंने आपको कॉल किया लेकिन बाहर बहुत शोर हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आया आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं. मैंने आपको मैसेज भेजा, आपका नेट बंद था. मैंने आपको मैसेज भेजा, पहुंचा भी, आपने पढ़ा नहीं. मैंने आपको मैसेज भेजा, गया भी, पढ़ा भी गया, लेकिन आपके द्वारा नहीं पढ़ा गया. पढ़ा भी लेकिन जवाब नहीं दिया. These disturbances in communication are known as noise. अगर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को करने में अगर मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है, दैट इज नोन एज नॉइस. मैं फिर बताती हूँ इस बात को कि अगर सेंडर और रिसीवर के किसी भी प्रकार के मैसेज को आदान प्रदान करने के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस होता है तब वो कहलाता है नॉइस. चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे वो डेटा हो, या किसी और ने पढ़ लिया, बहुत शोर हो रहा था, फोन ऑफ हो जाता है, बार बार समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, चार्जिंग नहीं हो पा रहा है, ये सब कुछ कहलाता है नॉइस. नॉइस इसका मतलब डिस्टरबेंस. तो कहाँ कहाँ डिस्टरबेंस हो सकता है बेटा? पहला डिस्टरबेंस हो सकता है तब जब इस चैनल, ये कौन है? सेंडर, इससे रिसीवर तक अगर कोई मैसेज जा रहा है तो इसके बीच में कोई ना कोई डिस्टरबेंस हो सकता है, दैट इज नॉइस. और यहाँ पर दैट इज रिसीवर से अगर कोई मैसेज जा रहा है सेंडर तक तो उसके बीच में भी कोई ना कोई डिस्टरबेंस हो सकता है, दैट इज नोन एज नॉइस. ठीक है, तो यहाँ पर नाउ वी हैव लर्नड सो मेनी ऑफ द वर्ड्स. फर्स्ट इज sender, receiver, channel of the communication, encoding, decoding, then we have feedback and then we have noise. Noise का मतलब होता है किसी भी प्रकार का अगर डिस्टरबेंस आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए हो रहा है, दैट इज नोन एज नॉइस. तो दोस्त यहाँ पर फटाफट से हम स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ लेते हैं, जिनको आप प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रूप में भी दे सकते हैं. अगर आप इस पिक्चर को देखें तो हमने यहाँ पर वही बातें की है कि सेंडर ने अपने दिमाग में एक पर्पस डिसाइड किया है और वो उस पर्पस को, मैसेज को रिसीवर तक भेजना चाहता है थ्रू अ प्रॉपर चैनल. ठीक है, और रिसीवर ने उसको सुना है और अपने हिसाब से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या मैं वही समझ रहा हूं जैसा रिसीवर ने मुझसे कहा था. आपने मुझसे कहा मैम आज मैंने 2 घंटे पढ़ाई की. मैंने कहा अच्छा आपने 2 घंटे पढ़ाई की? आपने कहा हाँ, चलिए इसे कुछ और सोचते हैं. आपने मुझसे कहा मैम आज मैंने 2 घंटे पढ़ाई की. मैंने कहा अच्छा आज तुमने 2 घंटे पढ़ाई की. लो, दोनों बदल गए. सेम वर्ड्स, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन दोनों बातें बोलने का तरीका अलग है. तो यहाँ पर डिकोडिंग इसलिए ज़रूरी है कि क्या आप उसी सेंस में समझ रहे हैं जिस सेंस में सामने वाले ने आपसे कहा है. उसके बाद वो भेज रहा है एक फीडबैक, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नॉइस है. नॉइस का मतलब क्या हुआ दोस्त? डिस्टरबेंस. तो मैं फटाफट से इसको एक बार रीड कर रही हूँ, आप मेरे साथ देखिए. फर्स्ट इज पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड इज ड्राफ्टिंग द मैसेज, थर्ड इज चैनल्स फॉर कम्युनिकेशन, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज,
Fourth is sending the message. Fourth is sending the message. Fifth is message are often interpreted due to external disturbances such as noise, traffic, and natural forces. Then comes the receiver in the picture. He receives the message, decodes the message, that is deciphering and understanding. तोड़ के उसको समझने को कहते हैं decoding. और then comes the feedback. फीडबैक का मतलब हमें पता चल जाए कि क्या उसने उसी ढंग से भेजा है जिसमें उसे भेजना चाहिए था. ठीक है. आई होप दिस प्रोसेस. यहां देखेंगे, then senders sends the message through a proper channel which is received by the receiver, gives the feedback through an appropriate channel to the sender. अगर आप इसको देखें, this is very important, this is very 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 important. एक 5 से अराउंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आपको मिलेगा, तो आप देखते रहिए कि दिस इज टिपिकली अ पॉइंट बेस्ड चैप्टर, जिसमें आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. तो अब तो हमें बार बार ये बात बोलने से ये बात रटा जानी चाहिए कि सेंडर सेंड्स द मैसेज थ्रू एन अप्रोप्रिएट चैनल टू द रिसीवर which he receives, decodes the message, sends the feedback with an appropriate channel to the sender. ठीक है. This was process of communication. Just give me a second please, I'll have a just quick water break. देन लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं. इन चीज़ों को समझने से पहले मुझे आपको एक बात ज़रूर बतानी है कि हम जब भी किसी भी चीज़ों को टाइप्स में बांटते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कभी भी कि वो चीज़ें केवल उसी बेसिस के ऊपर डिपेंडेंट हो. दैट इज़, अगर कोई चीज़, ये पेन है तो ये पेन भी है और ये स्टेशनरी आइटम के अंदर भी आता है. इसका मतलब इस पेन के 100 टाइप अपने आप भी हो सकते हैं और ये स्टेशनरी आइटम के अंदर भी आता है. चलिए मैं अपनी और बात को उस समय पे और क्लियर करने की कोशिश करूंगी आपके साथ. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब हमें बात करनी है कि हम किन किन तरीकों से आपस में बात कर सकते हैं. यहाँ पर 2 बेसिस पे कम्युनिकेशन को बांटा गया है, दैट इज बेस्ड ऑन चैनल्स और बेस्ड ऑन स्टाइल. बेस्ड ऑन चैनल्स एंड बेस्ड ऑन स्टाइल. चैनल का मतलब मैंने बार बार 1000 बार आपको बता दिया है, दैट इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. किस ढंग से, किस चीज़ को यूज़ करके आप अपनी बात पहुंचाने वाले हैं, दैट इज़ नोन एज चैनल. उसके बाद वी हैव बेस्ड ऑन स्टाइल. बेस्ड ऑन स्टाइल इज किस रूप में. ठीक है, इसको और देखेंगे हम आगे. अगर अभी मैं सिर्फ एक क्विक रीडिंग दे रही हूँ आपको, उसको सारे को हमें बहुत डिटेल में आगे चलना है. Types of communication has 2 parts, that is based on channels and based on style. Based on channel we have verbal, non-verbal and visual. Verbal has 2, that is oral and written. Based on style we have formal and informal. ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर इन्होंने हमें 2 तरीकों से बातचीत करने का तरीका बताया. पहला बताया किस मीडियम से और दूसरा बताया किस ढंग से. तो दोस्त हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर स्टाइल के बारे में बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं लगेगा. लगेगा, बिल्कुल लगेगा. और अगर मैं ये वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल कर रहा हूँ तो उसमें मुझे फॉर्मल या इनफॉर्मल का ध्यान नहीं रखना, ऐसा नहीं होगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो बात मैंने आपको पहले समझाने की कोशिश की थी पेन वाली, स्टेशनरी वाली, वो यही है कि अगर ध्यान रखना है कि अगर मुझे चैनल बेस्ड ध्यान रखना है तो उसमें भी स्टाइल होता है, और अगर मैं स्टाइल पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ कर रहा हूँ तो उसमें भी मुझे मीडियम ऑफ एक्सचेंज को तो फॉलो करना ही होगा. ठीक है, ठीक है. अब चलिए बात करते हैं बेस्ड ऑन चैनल्स.
दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसमें सबसे पहली बात है वर्बल कम्युनिकेशन। दोस्त, वर्बल का मतलब होता है जब भी किसी भी चीज में अगर शब्दों का और लैंग्वेज का यूज होता है तब उन चीजों को कहते हैं वर्बल। मतलब अगर हम किसी भी बात को कहने में स्पष्ट शब्दों और लैंग्वेजेस का यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। दैट कैन बी आइदर इन द स्पोकन वर्ड्स, जैसा आप और मैं बात कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार से अगर मैंने वो बात आपको लिख के दी है, जैसे किसी भी मैसेज, किसी भी लेटर, किसी भी रिपोर्ट के द्वारा, तो वो भी वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन में मुझे हमेशा ध्यान रखना है दैट इज देयर इज अ क्लियर यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज। यहाँ पर वर्ड्स और लैंग्वेज का क्लियर कट यूज है, ठीक है। देन उसमें सबसे पहला है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है अगर आप अपनी बात किसी को बोल के बता रहे हैं थ्रू ओरल वर्ड्स, जैसा अभी आप और मैं जो बात कर रहे हैं, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। मैं आपको कोई बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। अगर मैं कोई भी बात बोल के आपसे कहती हूँ, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। ये किन किन रूपों में हो सकता है? पहला फेस टू फेस, दूसरा थ्रू कॉल्स, तीसरा अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करें, अगर हम स्काइप में बात करें, कोई सेमिनार हो, किसी क्लास में आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आती हैं किसके अंदर? ओरल कम्युनिकेशन। जहाँ पर बातें बोल के, शब्दों को बोल के किया जाता है, दैट इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर जब हम बात करें ओरल कम्युनिकेशन की, तो ओरल कम्युनिकेशन में केवल शब्दों का मायने नहीं है दोस्त। जैसा अभी 10 मिनट 5 मिनट पहले हमने बात की थी कि उस अच्छा और अच्छा दोनों में बहुत अंतर है। तो मैंने आपसे कम्युनिकेट तो बोल के किया, इसलिए ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गया कि अच्छा तुमने पढ़ाई करी है 2 घंटे की, तो वो तो हो गया ओरल कम्युनिकेशन। लेकिन इस कम्युनिकेशन में शब्दों के साथ साथ उस शब्दों के बोले जाने का तरीका भी मैटर करता है। इसका मतलब व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन, यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। इसका मतलब ओरल कम्युनिकेशन अपने आप में कभी कम्युनिकेट नहीं कर सकता अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को माइंड में ना रखा जाए तो, ठीक है। पहली बात, स्पोकन वर्ड्स और ओरल वर्ड्स इंक्लूड्स फेस टू फेस, टेलीफोनिकली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सेमिनार्स एक्सेट्रा, और इट्स इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन क्लियर स्पीच एंड द टोन यूज्ड। क्लियर स्पीच का मतलब दोस्त कि आप क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बताओ, और उसी ढंग से बताओ जिस ढंग से यू इंटेंड टू से इट, ठीक है। मैंने आपसे कहा अच्छा तुमने 2 घंटे पढ़ाई करी है, आपने कहा तुम मुझे डांट क्यों रहे हो? मैंने कहा कब डांटा? मैंने तुमसे पूछा है अच्छा तुमने 2 घंटे पढ़ाई करी, वेरी गुड। आपने कहा ऐसे तो नहीं कहा था वेरी गुड वाला। तो दैट इज ओरल कम्युनिकेशन कैन ओनली बी सक्सेसफुल व्हेन द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज और द कम्युनिकेशन इन द टोन, इन द पर्प और द इंटेंशन और द परसेप्शन यू इंटेंड टू सेंड। आपने जिस इंटेंशन से बोला था, जिस टोन में बोला था, उसी टोन में अगर उसको बात समझ में आई है तो ही वो ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन इज स्पोकन वर्ड्स और ओरल वर्ड्स, फेस टू फेस, सेमिनार्स, टेलीग्राफी दैट इज टेलीफोनिकली, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सेमिनार्स, लेक्चर्स, उसके बाद इफेक्टिवनेस टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्लैरिटी ऑफ द स्पीच एंड द टोन यूज। दैट इज आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी उतना ही इम्पॉर्टेंस है जितना कि यहाँ पर स्पोकन वर्ड्स का, ठीक है। बेस्ड ऑन चैनल्स में नंबर 1 वॉज वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज इट इंक्लूड्स रिटन और स्पोकन वर्ड्स।
इसका मतलब है वर्ड्स और लैंग्वेजेस का जहाँ पर भी इस्तेमाल होता है वो कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा हमने देखा, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में वी यूज टू कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स, ठीक है, स्पोकन वर्ड्स। दूसरा इज रिटर्न कम्युनिकेशन। देखिए नाम में ही रिटर्न है। रिटर्न का मतलब, अच्छा एक और बात, अब क्योंकि हम थोड़ा इंग्लिश वाले सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो क्यों ना अभी से हम अपनी चीज़ों को हम इम्प्रूव करते चलें। अगर आप देखें तो रिटर्न और रिटर्न, दैट इज WRITTEN और RETURN, रिटर्न, दोनों एक जैसे ही साउंड करते हैं। जैसा हिंदी में मात्रा होती है, छोटी ई बड़ी ई, उसकी वजह से चेंजेस हो जाते हैं, वैसे ही दोस्त हमें यहाँ भी ध्यान रखना है। इट्स रिटर्न, रिटर्न, इट्स नॉट रिटर्न, ठीक है। रिटर्न इज वापस करना, रिटर्न इज लिखना, ठीक है। तो ध्यान देंगे, डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। रिटर्न, तो यहाँ पर रिटर्न इज वापस करना, रिटर्न इज लिखना। तो रिटर्न कम्युनिकेशन का मतलब होता है अगर आप अपनी बात किसी भी दूसरे व्यक्ति को लिख कर समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे लेटर, पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, ईमेल्स, SMS, इन तरीकों से अगर आप अपनी बात दूसरे किसी भी व्यक्ति को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चलिए लेट मी से दूसरे किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति एज बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल, तब वो कहलाता है रिटर्न कम्युनिकेशन। देखिए मैंने रिटर्न नहीं कहा, मैंने कहा रिटर्न, ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप भी इन चीज़ों का बाइफर्केशन थोड़ा जब बोलें तब उस चीज़ में ध्यान रखें, ठीक है। नंबर 1 इज देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ राइटिंग द मैसेज। हम अपनी बात को लिख के बताना चाहते हैं, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो ब्रोशर हो, चाहे वो SMS हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो रिपोर्ट्स हो, इन सब चीज़ों को कहते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन दोस्त अगर आप अपनी बात किसी को बताना चाहते हैं लिख के, अगर आप अपनी बात किसी को लिख के बताना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए कि आप लिखना क्या चाहते हैं, आप लिखने क्या वाले हैं। आपको ग्रामर आना चाहिए उस भाषा का। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको व्याकरण आनी चाहिए, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए। तीसरा, आपकी वोकैबुलरी कैसी है। वोकैबुलरी इज द सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स विच यू पुट इन योर सेंटेंसेस। आप किस ढंग से शब्दों को यूज कर रहे हैं उस अपने राइटिंग में, दैट इज नोन एज वोकैबुलरी। आपका कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज वोकैबुलरी। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति को लिख के कोई बात बताना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या होना चाहिए। पहला, आपकी राइटिंग स्टाइल अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपको उस लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए। तीसरा, आपको उस लैंग्वेज के ग्रामर को आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब वॉज लगाना है, कब ING लगाना है, कब वुड लगाना है, कब कुड लगाना है। ये सारी बातों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और चौथा, द सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स मस्ट बी अप्रोप्रिएट। आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं उस राइटिंग में, वो भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। सो There are two types of verbal communication. First is oral, second is written. They are through spoken words, they are through writing the words. यहाँ पर through face to face seminars और telephonically video conferencing, यहाँ पर letter, email, SMS, brochure, reports, everything. That depends upon the clarity of the speech and tone used. That is this requires the base of non-verbal communication as well. When what is non-verbal communication, ये आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो the effectiveness of written communication depends upon the writing style, the language, the grammar and the vocabulary used by the sender to the receiver. ठीक है। तो बेस्ड ऑन चैनल में सबसे पहली बात आई वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन से थ्रू एनी टाइप ऑफ वर्ड्स और लैंग्वेज, ठीक है, चाहे लिख के तो रिटर्न, बोल के तो ओरल। सेकेंड इज, ओके नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांटेजेस क्या है वर्बल के।
अगर आप किसी को कोई बात बोल के या लिख के बताते हैं तो उसके क्या फायदे हैं? एक, आसान है, बोल दिया सामने वाले तक तुरंत पहुंच जाता है और उससे भी फीडबैक लेना आसान होता है, और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि आपने क्लियर लैंग्वेज यूज़ की है और वहाँ से भी क्लियर लैंग्वेज में आपको फीडबैक है। लेकिन अगर आप पॉइंट बी देखें तो ये एक शॉकिंग फिगर है, और मैंने यहाँ पर इसको बोल्ड में भी एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस परसेंटेज को याद रखें। दैट्स वाई इट हैज़ बीन शोन इन सम ऑफ द डिफरेंट फॉर्मेट्स, कि आपको ये चीज़ अलग से दिख जाए और आप इसको याद रख सकें। सोचिए, ऑफ ऑल ह्यूमन कम्युनिकेशन, हम आप जिस ढंग से बात करते हैं, केवल उसका 7% ही स्पष्ट शब्दों में बातें होती हैं। इसका मतलब कि लिख के या बोलने से केवल 7% कम्युनिकेशन होता है। इसका मतलब 93% ऑफ द कम्युनिकेशन इज बीइंग डन इन द डिफरेंट स्टाइल्स। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, दैट 7% ऑफ द कम्युनिकेशन इज वर्बल। ये प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लर्न दिस परसेंटेज। हो सकता है कि कभी अगर आपको स्पेसिफिकली ये लिखने आएगा तो आपको लिखना चाहिए इस बात को। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन, and that is non-verbal communication. See, we have seen verbal communication, now we are seeing non-verbal communication. Non-verbal तो हमें सुन के ही समझ में आ रही है ये बात कि इसका तो अपोजिट है। यहाँ पे भी जो था ये नहीं होके कुछ और ही होने वाला है यहाँ पे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहता है कि जब आप अपनी बात बिना कहे सामने वाले तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तब वो बात कहलाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं पेन से लिख रही हूँ, आपने मुझसे कहा मैम ज़रा थोड़ा पेन दे दीजिए, मैंने ऐसे कर लिया, मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला हाँ या ना, बस मैं लिख रही थी, मैंने अपना पेन ऐसे कर लिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि व्हाट इज़ माय आंसर? बिल्कुल समझ में आ गया कि हाँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग द पेन टू यू। ना मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ना मैंने कुछ लिखा, ना मैंने कुछ बोला, बट स्टिल आपको मेरा जवाब समझ में आ गया। कैसे? मेरे जेस्चर से, कैसे? मेरे काम से, मैंने जो काम किया, द एक्टिविटी। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी चीज़ को, अपनी बातों को बिना कहे अपने जेस्चर से, अपने टोन से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने इमोशन से, इन चीज़ों से अगर दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी टोन से, अपने स्ट्रेस से, स्ट्रेस का मतलब यहाँ पे परेशानी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो हर जगह पे यूज़ होता है, दैट इज़ रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। यहाँ पर जिस शब्द पे मैंने स्ट्रेस किया है वो पहले वाले सेंटेंस में था रोको और दूसरे वाले में था मत। इसका मतलब रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। इसका मतलब बात तो लिख के भी कही जा सकती थी, बोल के भी, लेकिन आपने कहाँ उस शब्द पे स्ट्रेस दिया, दैट इज स्ट्रेस। आपका स्टांस कैसा है? स्टांस का मतलब है, मान लेते हैं कि आप मुझसे बात कर रहे हैं और मैं ऐसे करके खड़ी हो जाऊं, दैट इज विथ फोल्डेड हैंड्स। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो व्यक्ति है उसकी बड़ी क्लोज्ड पर्सनालिटी है। क्लोज्ड पर्सनालिटी का मतलब होता है कि दैट पर्सन इज नॉट वेरी मच ओपन टू एक्सेप्ट, या वो बहुत ओपन नहीं है आपके साथ बात करने के लिए। ठीक है, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं मोबाइल पे चला रही हूँ, तो क्या आपको मेरे बिना कुछ कहे ये बात समझ में आ रही है दैट आई एम पेइंग लेस अटेंशन टूवर्ड्स योर कम्युनिकेशन? यस। सो दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? जब हम वर्डलेस मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं, वर्डलेस मैसेज का मतलब ना बोला ना लिखा, लेकिन हमारे जेस्चर से,
हमारे टोन से, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से, हमारे इमोशन से, हमारी टोन से आपको हमारी बात समझ में आए, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है वो है कैन एड वर्बल कम्युनिकेशन। कैन एड वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ? मैंने आपको बताया था कि ओरल कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट कंसीडरिंग द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये वही बात है कि आपकी ओरल कम्युनिकेशन तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसको सपोर्ट नहीं करेगा। और तीसरा लिखा है कन्वे थॉट्स एंड फीलिंग्स कॉन्ट्रेरी टू द स्पोकन वर्ड्स और आइडियाज एंड इमोशंस ऑन देयर ओन। इसका मतलब बोले बिना ही आप अपने थॉट्स इमोशंस को शेयर कर सकते हैं विदाउट बोले और लिखे हुए। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेयर यू कम्युनिकेट योर मैसेज, आइडियाज, थॉट्स, इंफॉर्मेशन और बिलीव्स थ्रू वर्डलेस मैसेज। एक भी शब्द ना बोला ना लिखा, फिर भी हमें सामने वाले को वो बात समझा दी जो हम कहना चाहते थे। अब चलते हैं थोड़ा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के डीप में। अगर मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के डीप में जाऊं तो मुझे समझ में आएगा कि अपनी बात को बिना बोले और लिखे हुए समझाने के 5 ढंग हैं। 5 तरीकों से मैं अपनी बात आपको बिना बोले बिना लिखे 5 ढंग से अपनी बात आपको समझा सकती हूँ, जिसमें 5 तरीके हैं फिजिकल, पैरालैंग्वेज, एस्थेटिक, अपीयरेंसेस एंड सिंबल्स। ठीक है, सबसे पहला है फिजिकल। हम क्या बात कर रहे हैं दोस्त? हम बात कर रहे हैं कि कैसे मैं अपनी बात आपको बिना कुछ कहे और बिना कुछ लिखे अपनी बात को समझाने की कोशिश आपको कर रही हूँ। दैट इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ये 5 बातें आती है, जिसमें सबसे पहली बात है फिजिकल। इसका मतलब आपकी फिजिकल एक्टिविटीज से, आपके अपने शरीर, आपके अपने फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल मूवमेंट से अगर आप अपनी बात किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, दैट इज नोन एज फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसमें देखिए सबसे पहली बात है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन क्या कहता है? इफ आई एम हैप्पी आई विल स्माइल, इफ आई एम कंफ्यूज्ड और आई एम विद द एंजाइटी मैं कुछ अलग एक्सप्रेशंस बनाऊंगी, इफ आई एम इन द एंगर मैं अलग ढंग से आपको दिखेगा। तो यहाँ पर दिस इज नोन एज फेशियल एक्सप्रेशन। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आपकी बात कहने में आपकी हेल्प करते हैं। दूसरा इज स्टांस। स्टांस का मतलब होता है आप खड़े कैसे हैं। आप उस चीज अगर आप, मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर आप क्रॉस हैंड खड़े हैं, फोल्डेड हैंड्स खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि आप इस कम्युनिकेशन के लिए बहुत ओपन नहीं हैं। अगर आप हाथ मिला रहे हैं किसी से तो इट मस्ट बी अ वार्म हैंडशेक। सामने वाले को उस चीज़ की वार्मथ फील होनी चाहिए कि yes I want to meet you, yes I want to have talk to you and yes I am glad that we met. This is stance. तीसरा is gesture. Gesture is this. सुनो तुम, ऐसा मत करो, this not allowed, not appropriate. अगर आप जिस तरीके से अपने हाथों की मूवमेंट करते हैं, दैट इज जेस्चर्स। उसके बाद टोन एंड टच। समटाइम्स विद द टच और टोन वी कैन ईजिली एक्सप्लेन हम करना क्या चाहते हैं, हम कहना क्या चाहते हैं। दैट इज नोन एज फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पर देखिए एक लाइन मैंने बोल्ड की हुई है, दैट इज अकाउंट्स 55% ऑफ ऑल ह्यूमन कम्युनिकेशन। इसका मतलब सारी बातों में 55% तो केवल लोग इसी से समझ जाते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। इसका मतलब आपके हाथों के मूवमेंट से, आपके चेहरे से, आपके बात करने के तरीके से, आपके खड़े होने के तरीके से, आपके बैठने के तरीके से लोगों को समझ में आने लग जाता है कि ये व्यक्ति कहना क्या चाहता है। सो याद रखना है, वर्बल कम्युनिकेशन वॉज 7%,
ध्यान रखना है, याद कर लेना है इसको। वर्बल कम्युनिकेशन वॉज 7% ऑफ ऑल ह्यूमन कम्युनिकेशन, और उसके बाद फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज 55% ऑफ द ऑल कम्युनिकेशन। ठीक है, देन वी हैव पैरा लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ध्यान से सुनेंगे। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है चीजों को बोलने का ढंग। शब्द कहे क्या गए उससे ज्यादा ये मैटर करता है कि शब्द किस ढंग से कहे जाते हैं। बात को ध्यान से सुनना है, हमेशा ध्यान रखना है कि द वर्ड्स यू से इज लेस रेलेवेंट देन द वे यू से इट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इट मैटर्स इज वॉइस क्वालिटी, इज इंटोनेशन इज द टोन ऑफ योर स्पीच, योर इमोशन। ऐसा कहा जाता है कि इफ द पर्सन इज डिप्रेस्ड और नेगेटिव तो वो चीज़ों को अलग ढंग से देखता है, अलग ढंग से प्रेजेंट करता है और अलग ढंग से समझता है। वी ऑलवेज सेज दैट इफ अगर आप सैड हैं तो आपको कभी भी ऐसे कोई नेगेटिव सॉन्ग्स नहीं सुनने चाहिए, बिकॉज यू से अरे ये तो मेरे लिए ही कह रहा है। लेकिन जब आपका मूड अच्छा होता है और आप सुनते तो आपको लगता है नहीं ये तो एक नॉर्मल गाना ही है। तो हमेशा ध्यान रखना है, इमोशंस हमेशा आपके सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग और सेंस ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज को बहुत हद तक इम्पैक्ट करते हैं। देन वी हैव इमोशंस। स्ट्रेस वाली चीज़ मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल लेके बताई थी कि कौन से शब्द पे आप जोर दे रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जैसा हमने देखा रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर कौन से शब्द पे आप जोर दे रहे हैं, दैट इज स्ट्रेस। एंड स्टाइल, आप किस ढंग से मुझसे बात कर रहे हैं, दैट इज स्टाइल। तो यहाँ ये बात ध्यान रखना है दैट इट अकाउंट्स 38% ऑफ ऑल कम्युनिकेशन। सो 7% वर्बल, 55% फिजिकल नॉन वर्बल, 38% is para language non-verbal communication that completes the 100%। ठीक है, तो अगर आपको किसी से बात करनी है तो सबसे पहले या तो लिख के बोल के बात कर लो, दूसरा उसके अपने जेस्चर से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने स्टैंसेस से, अपनी टोन से बात कर लो। सो यहाँ पर 7% वर्बल, 55% फिजिकल नॉन वर्बल, उसके बाद रेस्ट इज para language non-verbal, that is 38%. Then we have aesthetic। aesthetic का मतलब होता है किसी भी क्रिएटिव ढंग से, क्रिएटिव तरीके से अपनी बात को कहना, मतलब ना लिख के ना बोल के, लेकिन किसी क्रिएटिव आर्ट के ज़रिए, क्रिएटिव आर्ट के ज़रिए अगर हम अपनी बात को आपके सामने रखना चाहते हैं तब वो कहलाता है एस्थेटिक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने सुना हो तो जितने भी क्लासिकल या ट्रेडिशनल डांस फॉर्म होते हैं वो केवल डांस स्टेप्स नहीं होते, वो पूरी की पूरी कहानी उस डांस के रूप में आपसे कह जाते हैं। अगर जो लोग समझने वाले होते हैं वो केवल उस डांस फॉर्म के थ्रू समझ जाते हैं कि वो पूरी कहानी चल रही है वहाँ पर। अगर आप देखें तो हम देखते हैं कि रोड के साइड्स में दे हैव ब्यूटीफुल पेंटिंग्स जो आपको बताती हैं, एक मैसेज देती हैं, एक थॉट आपको जनरेट करने का तरीका देती है, दैट इज पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, म्यूज़िक। आपने ओपेरा सुना है, वो ओपेरा अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देता है। सो दिस इज नोन एज एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है किसी भी क्रिएटिव आर्ट और स्किल के थ्रू अगर आप अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को बताने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ नोन एज एस्थेटिक। चाहे वो डांस के रूप में हो, चाहे वो ड्राइंग के रूप में हो, चाहे वो पेंटिंग हो या फिर किसी प्रकार का म्यूज़िक हो, वो कहलाता है एस्थेटिक। ठीक है दोस्त, पहला था फिजिकल जो कहता था कि मेरी बॉडी के मूवमेंट से आपको पता चलेगा कि मैं इस कम्युनिकेशन में कितना इंटरेस्टेड हूँ या क्या कहना चाहता हूँ। दूसरे ने कहा कि आपकी बोली पे, आपकी लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाएगा, आपने कहाँ रोका, कहाँ पॉज लिया, कहाँ भगा के बोल गए, कहाँ से
कि स्पीड में बोला, ये सारी चीज़ें आती हैं पैरा लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद इज एस्थेटिक, एस्थेटिक इज क्रिएटिव प्रेजेंटेशन। देन कम्स अपीयरेंसेस, अपीयरेंस का मतलब होता है सामने वाला व्यक्ति कैसा दिख रहा है, कैसा ड्रेसअप होके आया है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक वेल ड्रेस्ड व्यक्ति हैं तो आपका सामने वाले का ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आपसे बात करने में बढ़ जाता है। या हम ये सोचते हैं कि अगर ये वेल ड्रेस्ड होके आया है तो इसका मतलब है कि ये मेरे साथ ढंग से बात करने या इस काम को करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही कुछ भी पहन के आ गया है और अजीब सा दिख रहा है, शैबी सा, तो हमें अपने आप ही लगता है ये क्या इंटरेस्ट दिखा रहा होगा या इससे क्या बात करनी है, ये तो खुद ही ऐसे ही उठ के आ गया है। इसलिए अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट्स में दे हैव फॉर्मल ड्रेस कोड्स, दैट इज अच्छे से आओ, तैयार होके बन ठन के थोड़ा सा आओ, तो ऑटोमेटिकली आपके जो एक अपीयरेंसेस हैं उसकी वजह से आपका जो इंटरेस्ट है वो शो होता है। ठीक है। देन वी हैव सिंबल्स। सिंबल्स का मतलब क्या हुआ कि द साइंस विच यू शो, दैट इज रिलीजन। अगर आप देखें तो कई सारे साइंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि अच्छा ये इस रिलीजन का है। देन वी हैव स्टेटस एंड ईगो बिल्डिंग सिंबल्स, ईगो बिल्डिंग सिंबल्स। इसका मतलब जैसे जैसे आप चीज़ों को बताना चाहते हैं उस तरीके से कुछ बातें, कुछ डिज़ाइंस, कुछ फिक्स्ड सॉर्ट ऑफ पिक्चर्स इज सिंबल्स। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज़ 5 पार्ट्स। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकेंड is paralanguage, third is aesthetic, fourth is appearance and fifth is a symbol। ठीक है, ठीक है। देन अगर हम देखें तो अभी तक we have seen verbal communication, that is written or spoken words, that is use of words and language. When this is done through oral words, this is oral communication. When this is done with letters, reports, emails, SMS, brochures, that is written। याद रखना है, बार बार मैंने आपसे ये बात बोली है कि 7% of the total communication is verbal communication। Then we have non-verbal communication। Non-verbal communication says कि अगर आप अपनी बात को बिना शब्दों के भी समझा पाते हैं तब वो कहलाता है non-verbal communication। किस ढंग से? अपने शरीर की एक्टिविटी या मूवमेंट से, बात को बोलने के ढंग से, दैट इज़ पैरा लैंग्वेज, किसी क्रिएटिव आर्ट और स्किल से, दैट इज़ एस्थेटिक, अपने पहनावे से, दैट इज़ ड्रेसिंग स्टाइल, फॉर्मल और शैबी क्लोथ्स, आपने क्या पहन रखा है, क्या वो उस माहौल के या फिर उस इन्वायरमेंट के अप्रोप्रिएट है या नहीं। एंड सिम्बल्स, दैट इज़ द यूज़ ऑफ सम साइंस और पिक्चर्स, जिस चीज़ में अगर आप कोई चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ नोन एज सिम्बल्स। देन थर्ड इज विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन अपने आप में सबसे इफ़ेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि इसमें बहुत हद तक वर्ड्स का अगर यूज़ ना भी किया जाए तो भी समझने वाले इस बात को समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति उतना पढ़ा लिखा ना भी हो कि वो ईमेल पढ़ सके या वो कोई लेटर पढ़ सके या कोई एसएमएस पढ़ सके, तो भी वो चीज़ों को देख के उस बात को समझ सकता है। दैट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन कहता है कि अगर हम आपको कुछ दिखा के अपनी बात कहना चाहते हैं, दैट इज़ नोन एज अ विजुअल कम्युनिकेशन। किसी ड्राइंग से, किसी चार्ट से, किसी भी साइन से, तब वो कहलाता है विजुअल कम्युनिकेशन। अगर आप यहाँ देखें तो कुछ ड्राइंग्स हमने बनाई हुई हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि नो स्मोकिंग का एक साइन है। अगर हम केवल इस वाले साइन को भी देखें और यहाँ कुछ ना भी लिखा हो तो भी आप इस बात को देख के समझ जाएंगे और कहेंगे कि हाँ, यहाँ पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है।
अगर हम ऊपर वाला पार्ट देखें, दैट इज डेंजर, तो हमें पता है यहाँ डेंजर हमने लिखा नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज़ देख के ही समझ में आ रही है कि ये मुझे कहना चाहते हैं कि यहाँ आगे मत जाओ, यहाँ खतरा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाले जो ड्राइंग है, ये देखिए, अगर मैं नेक्स्ट वाले ड्राइंग की बात करूं तो यहाँ पे आई हैव सम चार्ट्स, सम ग्राफ, जो अपने आप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को बहुत छोटे में आपके सामने ला सकता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर हम विजुअल कम्युनिकेशन को देखें तो विजुअल कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन को पूरा रिप्लेस कर सकता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपको यहाँ पर नो स्मोकिंग का साइन दिख रहा है और नीचे नो स्मोकिंग ना भी लिखा हो, तो कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर है तो भी वो उस बात को समझ सकता है कि यहाँ पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है। अगर मोबाइल फ़ोन लग बना के अगर हमने उसको क्रॉस कर दिया है तो हमें पता है कि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन चलाना अलाउड नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने देखे यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखी है, दैट इट मे रिप्लेस रिटन कम्युनिकेशन ऑल टुगेदर। इसका मतलब अगर विजुअल कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ या इतना पावरफुल हुआ जो अपनी बात केवल साइन, ड्राइंग या ग्राफ से समझा सकता है, तो हमें वहाँ कोई भी शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन थ्रू विजुअल एड्स, एड्स का मतलब होता है दोस्त हेल्प, ठीक है, लाइक साइन, टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी इज द चार्ट्स और the pie charts or the tables, drawings, graphic designs, and it may replace the written communication altogether. Altogether का मतलब पूरा का पूरा वो चाहे तो उसे ख़त्म कर सकता है, ठीक है। आज we have started with communication। दोस्त, मैं दोबारा से इस बात को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ज़रा देखेंगे ध्यान से, ज़रा देखेंगे ध्यान से। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कम्युनिकेयर। ध्यान रखना है ये एक लैटिन अमेरिकन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू शेयर। लेकिन क्या शेयर करना है? हमें शेयर करना है आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स एंड इमोशंस। एंड ऑलवेज 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 रिमेंबर कि कम्युनिकेशन कैन नेवर बी अ वन वे प्रोसेस और वन एक्टिविटी बेस्ड प्रोसेस। ये कभी भी कोई एक एक्टिविटी बेस्ड या एक वे प्रोसेस नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर इसको ये शब्द दिया है प्रोसेस। ये ध्यान रखना है। और ये प्रोसेस क्यों है? बिकॉज इट हैज़ सर्टन स्टेप्स, इट हैज़ सर्टन एक्टिविटीज़। यहाँ पर कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन में दो पार्टी होती है, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। इन दोनों के बीच में बातें होनी हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है द पर्पस, हमें बात करनी क्या है। दूसरा, यू हैव टू ड्राफ्ट द मैसेज अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप विद द रिसीवर। थर्ड is the channel for communication. This channel is very important. कौन से मोड से ये काम किया जाएगा? This is channel for communication. Then sending the message मिलता है, फिर क्या होता है? मैसेज मिलने के बाद रिसीवर उस बात को समझने की कोशिश करता है कि क्या मैंने उसी ढंग से मैसेज को समझा है जैसे समझना चाहिए था। देन डिकोड द मैसेज एंड देन फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मैसेज हमारे रिसीवर तक पहुंचा है, और अगर हमारा मैसेज रिसीवर तक पहुंचा है तो क्या उसने उसी ढंग से उस बात को समझा है जैसे मुझे उसको समझाना था। Then we have process of communication. We have sending the message through an appropriate channel to the receiver, which will send the feedback through an appropriate channel to the sender. मैंने आपको एक शब्द बताया है नॉइस।
नॉइस इज द डिस्टर्बेंस, किसी भी प्रकार के इस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस अगर होता है तो वो शब्द कहलाता है नॉइस। देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, किस किस ढंग से हम बात कर सकते हैं, तो फर्स्ट जो आज हमने देखा है दैट इज बेस्ड ऑन चैनल्स। बेस्ड ऑन चैनल इज वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। वर्बल इज ओरल एंड रिटन। वर्बल कम्युनिकेशन दोस्त मैंने अपने आपको बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की थी कि अगर हम कोई भी शेयरिंग थ्रू स्पोकन वर्ड्स या और रिटन वर्ड्स के थ्रू करना चाहते हैं, जहाँ पर कोई भी वर्ड या लैंग्वेज का यूज़ होता है, तब वो कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें दो हिस्से हैं, ओरल और रिटन। ओरल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जब मैं अपनी बात आपको बोल के थ्रू स्पोकन वर्ड्स अगर बताने की कोशिश करती हूँ, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। ये किस किस ढंग से हो सकता है, ये फेस टू फेस हो सकता है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकता है, ये सेमिनार हो सकता है, ये लेक्चर हो सकता है, ये हम जैसे बात कर रहे हैं उस ढंग से हो सकता है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि ओरल कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि what matters is the clarity of speech and tone, इनका बहुत बड़ा importance है। Then we have written communication. Written communication says that it includes the sending of message through writing, लिख के, चाहे लेटर हो, चाहे ब्रोशर हो, चाहे ड्राफ्ट्स हो, चाहे SMS हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखने वाले व्यक्ति को 4 बातों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। पहला इज राइटिंग स्टाइल, दूसरा इज द लैंग्वेज, तीसरा इज द ग्रामर एंड फोर्थ इज द वोकेबलरी जो वो यूज़ करने वाला है, ठीक है। इट हैज़ सम ऑफ द एडवांटेजेस लाइक इट इज़ द ईजीएस्ट, जो बोलना है साफ साफ बोलो, तुरंत सामने वाले को समझ में आता है, और क्योंकि वो उसी ढंग से जवाब दे सकता है इसीलिए ये बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता नहीं है। Therefore, it only comprises 7% of all human communication. Second is non-verbal communication. जब हम अपनी बातें बिना बोले, बिना कहे, बिना लिखे अगर किसी को बताना चाहते हैं या बता पाते हैं, that is known as non-verbal communication. ठीक है। It has 5 types, that is physical, paralanguage, aesthetic, appearances and symbol. फिजिकल कहता है आपकी बॉडी मूवमेंट से, आपकी बॉडी एक्टिविटी से अगर सामने वाले को आपकी बात समझ में आ रही है या वो कुछ इंटरप्रेट कर पा रहा है, दैट इज नोन एज फिजिकल, विच इन्वॉल्व्स फेशियल एक्सप्रेशंस, स्टांस, gestures, tone and touch. And please remember that it accounts 55% of the all human communication. इसका मतलब लोग अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी मूवमेंट से इस बात को बता पाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। Then comes paralanguage. Paralanguage says कि आपने अपनी बोली पे किस ढंग से काम किया है, that is paralanguage. That is your voice quality, your intonation, emotion, stress and style. But याद रखना है that it accounts for 38% of all communication. ठीक है। I'm sorry. Then we have aesthetic. Aesthetic says कि अगर आप अपनी बात को किसी भी क्रिएटिव आर्ट और स्किल के मदद से बताना चाहते हैं, तब वो कहलाता है एस्थेटिक। चाहे वो किसी डांस के रूप में हो, चाहे वो किसी ड्राइंग के रूप में हो, चाहे वो कोई पेंटिंग हो, चाहे कोई स्कल्पचर हो, स्कल्पचर इज मूर्ति, स्कल्पचर हो, तब वो कहलाता है एस्थेटिक। देन वी हैव अपीयरेंसेस. अपीयरेंसेस सेज द वे यू ड्रेस्ड, कैसे लग रहे हैं आप। अगर आपने अपने आप को ढंग से मेंटेन किया हुआ है, यू आर ग्रूम्ड योरसेल्फ वेल, आप अच्छे लग रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि येस यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वर्क. एंड देन कम सिंबल्स थ्रू साइंस. अब देखिए
यहाँ पे भी फिर है साइंस एंड साइन, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस, दैट इज निशान, किसी प्रकार का निशान, कोई पिक्चर जो अपने आप में उस बात को कंफर्म करे, दैट इज सिंबल्स. एंड लास्ट इज विजुअल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन सेज कि अगर आप अपनी बात किसी को कोई ड्राइंग्स, साइंस, चार्ट्स, पेंटिंग्स इनके थ्रू अगर बता पाते हैं तब वो कहलाता है विजुअल कम्युनिकेशन. और मैंने आपसे कहा है कि विजुअल कम्युनिकेशन इज समटाइम द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल because it does not require any oral or written communication beside that. इसके साथ आपको किसी भी प्रकार की oral या written communication की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है. So this was the topic covered in some of the topics is the half portion of chapter number 1 of BCR, that is business correspondence and reporting. इसके बाद का आगे का जो भी हिस्सा है, that is the next portion of the chapter of communication, that will deal in the next video. So till then, see you, take care, bye bye.